दुनिया भर के बाजारों से बेहद कमजोरी के संकेत और एक दिन की छुट्टी के बाद भारतीय बाजार बड़े गैप से नीचे खुलने के लिए है तैयार। लेकिन उसके बाद क्या? हफ्ते के आखिरी दिन गैप डाउन ओपनिंग के बाद क्या कुछ और फिसलेंगे या संभलेंगे? क्या लेवल्स होंगे इंपॉर्टेंट? ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों क्या बनाए अपनी स्ट्रेटेजी? रहेगा इसी पर खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी, वैसे तो कहते हैं थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, बट इस सिचुएशन में तो कहना पड़ेगा थैंक गॉड कि थर्सडे को छुट्टी मिली ताकि भारतीय बाजार एटलीस्ट कल की वॉलेटिलिटी से तो बचे। एब्सोल्युटली। शायद कल की छुट्टी अनएक्सपेक्टेड लेट वीक जो आप कहते हैं वो बड़ी काम आई है भारतीय बाजारों के लिए। नहीं तो पैनिक कल काफ़ी ज़्यादा नज़र आता। हालांकि काफ़ी लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर शायद कल बाजार खुले होते तो एक सही लेवल पर निकलने का मौका मिलता या नहीं मिलता। और कल तो एसजीएक्स निफ्टी जिस तरह से 16,300 के नीचे भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा था, आज थोड़ी राहत के संकेत हैं कम से कम एसजीएक्स निफ्टी पर। हालांकि ग्लोबल संकेत अभी भी थोड़े से मिले जुले हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत। देख लेते हैं पहले आज के बड़े ट्रिगर्स के साथ। अमेरिकी बाजारों में 2 दिन पिछले बड़े मुश्किल भरे रहे। परसों तो बेहद कमजोरी थी, कल देर रात कमजोरी हुई, लेकिन मामूली और भारी उतार चढ़ाव भी। 450 अंकों का नुकसान 2 दिनों में दिखा है। नुकसान 450 अंकों का ही है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मूड माहौल ज्यादा खराब करता हुआ नजर आया। कमोडिटीज तेजी से गिरी है। कच्चा तेल 3 महीनों के निचले स्तरों पर $67 के आसपास आ चुका है। इस उतार चढ़ाव और मुश्किल भरे माहौल में कार ट्रेड लिस्ट होने की तैयारी में 45 गुना के आसपास इशू भरा था। 1618 रुपए की इशू प्राइस। देखते हैं आज क्या कुछ कमाल ये करता है लिस्टिंग को लेकर। चीनी शेयरों के लिए लगातार अच्छी खबरों का सिलसिला जारी है और सरकार ने चीनी मिलों को ज़्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए राहत देने का फैसला लिया है कि जिस तरह से ग्लोबल मार्केट्स में डिमांड है और हमारी कंपनियों के पास सरप्लस है, वो ज़्यादा से ज़्यादा चीनी एक्सपोर्ट करे ताकि भाव भी मजबूत रहें और बढ़े हुए भाव का फ़ायदा किसानों तक पहुंचे। उनके जो ड्यूज़ है, जो बकाया है, वो जल्दी किसानों को चीनी मिलों की तरफ से दिए जा सकें। इसके लिए एक्सपोर्ट का कोटा बढ़ाने की तैयारी सरकार की तरफ से। ये हैं वो ट्रिगर्स जिनके दम पर आज का एक्शन रहेगा दीप हमारे सामने। जी बिल्कुल सर, तो ढेरों ट्रिगर्स हैं और कई सारे खबरें भी आए हैं। नई लिस्टिंग पर भी आपकी राय लेनी है, पर एक बार जरा ग्लोबल मार्केट्स पर ही नजर डालते हैं। स्पेशली जो 2 दिनों का एक्शन बना है, डाउ करीब 450 अंक टूटा है। और एक बार फिर से सर, जो 2013-14 की टेपर टैंट्रम की बात चल रही थी, क्या उसका डर वापस मार्केट में लौटते हुए दिखेगा अब? दीप देखिए, आपको याद होगा हफ्ते 10 दिन पहले ही हमने इस बात का बहुत विस्तार से विश्लेषण किया था और तब एक बड़ा कॉन्ट्रा कॉल हमने लिया था जब आप पूछ भी रहे थे कि फिर से कोरोना का डर बाजार में अमेरिका में फैलता हुआ नजर आ रहा है, क्या इससे बाजार खराब होंगे। और हमारी स्ट्रांग ओपिनियन इस बात को लेकर थी कि जब तक कोरोना का डर है तब तक बाजार गिरेंगे नहीं। जब जब कोरोना का डर कम होगा या खत्म होगा तब बाजारों के लिए मुश्किलें होंगी। आप देख लीजिए क्या कुछ हुआ है। वैसे जो कुछ हुआ है अमेरिका में, जिस वजह से अमेरिकी बाजार गिरे, उसमें सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि फेड की मीटिंग के बाद नहीं गिरे, फेड के मिनट्स के बाद गिरे। और मिनट्स में ये पढ़ा गया है कि मीटिंग में ये डिस्कस हुआ है कि स्टिमुलस पैकेज को अब वापस लेने की तैयारी करनी चाहिए। कब से लेंगे ये नहीं कहा है, कितना वापस लेंगे ये नहीं कहा है, लेकिन सिर्फ अगर अमेरिकी फेड ये सोचता है कि स्टिमुलस वापस लेने के बारे में सोचना चाहिए तो उस सोच से ही बाजारों को डर लगता है और वो आपके सामने आता हुआ दिखा है। पहली बात। दूसरी बात, जो बेरोजगारी के आंकड़े या जो रोजगार लगने के आंकड़े हैं वो अब तक के सबसे बेहतरीन आते हुए दिखे हैं परसों के सेशन में। तो एक तरफ फेड की तरफ से स्टिमुलस वापस लेना, दूसरी तरफ अगर बेरोजगारी कम होती दिख रही है, रोजगार ज्यादा बनते हुए दिख रहे हैं, तो फिर इस बात को ज़्यादा संभावना बनती है, ज़्यादा एक तरह से माहौल बनता है कि हाँ धीरे धीरे फेड स्टिमुलस वापस ले सकता है। लेकिन अभी दिल्ली बहुत दूर है। स्टिमुलस वापस लेने के बारे में सिर्फ सोचना चाहिए, ये फेड ने कहा है। वापस ले रहे हैं ये नहीं कहा है, कब से ले रहे हैं ये नहीं कहा है, कितना ले रहे हैं वापस ये नहीं कहा है, और ब्याज दरें बढ़ना शुरू हो जाएंगी, कब से होगी, कितनी बढ़ेंगी ये नहीं कहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि हल्का फुल्का करेक्शन जो अमेरिकी बाजारों में आने की जरूरत थी लाइफ टाइम हाई के बाद, अगर जिन लोगों को पिछले 2 सेशन के करेक्शन से समस्या है उन लोगों को यह समझना चाहिए, देखना चाहिए कि पिछले 5 दिनों से लगातार अमेरिकी बाजारों ने रिकॉर्ड बनाए, लाइफ टाइम हाई बनाए। अगर 5 दिनों के करेक्शन एक तरफा तेजी के बाद, रिकॉर्ड बनने के बाद क्या हल्का फुल्का करेक्शन आएगा? नहीं,
क्या हर रोज रिकॉर्ड ही बनते रहेंगे? ऐसा हो नहीं सकता। और आपको याद होगा परसों हम यही बात कर रहे थे कि 5 दिनों के बाद कभी भी करेक्शन आने की तैयारी में, और उस लिहाज से आपको हल्का रहना चाहिए। डाउ फ्यूचर्स ने 150 पौने 200 अंक नीचे होकर वो हल्के रहने के संकेत दिए भी हैं। सो मुझे ये लगता है कि अमेरिकी बाजारों में एक करेक्शन के लिए ट्रिगर की जरूरत थी, वो ट्रिगर फेड के मिनट से आता हुआ दिखा है। और जो विश्लेषण हमारा था, मैं अब भी उस पर कायम हूं, जब तक कोरोना का डर है, डेल्टा वेरिएंट का डर है, तब तक अमेरिकी बाजार गिरेंगे नहीं। और अगर वो डर बना रहेगा तो फेड अपना स्टिमुलस वापस नहीं लेगा, ब्याज दरें वापस नहीं बढ़ाएगा। इससे प्योरली एक अमेरिका के रनिंग करेक्शन के तौर पर देखिए। और दीप, आपको याद होगा हमारा टारगेट डाउ पे 35,700 के आसपास था, और डाउ का लाइफ टाइम हाई 35,631 का है, और वहां से लगभग 900 पॉइंट का इंट्राडे में कल और परसों में करेक्शन दिया है, और बंद वापस 34,900 के आसपास हुआ है, 34,700 के 600 के आसपास तक का करेक्शन हुआ है। तो एकदम परफेक्ट है अमेरिकी मार्केट, कहीं कोई ट्रेंड में बदलाव नहीं, कहीं कोई खराबी नहीं। अब देखते हैं, आज का सेशन और अमेरिका में भी निकल जाने दीजिए, सोमवार से डिसाइड करेंगे। आज मेक और ब्रेक सेशन हो सकता है। कल अमेरिकी बाजारों ने संभलने की कोशिश की, वोलेटिलिटी दिखाई है। तो जब तक अमेरिकी बाजार 36,000 के आसपास है, 35,536 की रेंज में है डाउ पर, तब तक मुझे ज्यादा समस्या दिखती नहीं है। एक दिन की तेज गिरावट के बाद जिन लोगों को बहुत ज्यादा अमेरिकी बाजार खराब लग रहे हैं, उन्हें एक बार नैस्डैक और साथ ही S&P भी देख लेना चाहिए, जो कल हरे निशान में बंद हुए। तो कुल मिलाकर ज्यादा विस्तार से उसको पढ़ने, ये हो गया वो हो गया, अमेरिका में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, उसके बजाय सिंपल सी एक लाइन में बता दूं, 5 दिनों तक रिकॉर्ड हाई बने, 5 दिनों तक रिकॉर्ड हाई बनने के बाद एक करेक्शन चाहिए, बाजार के लिए हेल्दी होता है। वो करेक्शन किस ट्रिगर से आएगा, किस वजह से आएगा, ना आपको पता है, ना हमें पता है, ना अमेरिका वालों को पता है, और वो आ गया, वो बाजार हल्के हुए। बाजार हल्के होने के बाद थोड़ा वक्त बिताकर फिर से मजबूत होने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं। हाँ, अगर आज और अगले एक आध दिन में थोड़ा और 35,500 के नीचे जाकर बंद होना शुरू करे, तब सोचेंगे कि क्या करना है। अभी तक तो चिंता की बात ज्यादा नहीं है ग्लोबल मार्केट से। जी दीप। चलिए, तो अभी तक तो चिंता की बात नहीं, और स्पेशली कल जो थोड़ी रिकवरी के भी आसार आपको अमेरिकी बाजारों ने दिखाए हैं, थोड़ा राहत देने चाहिए। बट क्योंकि हम बंद थे कल सर, तो आज हमारा रिएक्शन आने वाला है, और उस पर भी कई सारे लोग कल ट्वीट भी कर रहे थे SGX की हालत देखकर। क्या राय देंगे सर आज भारतीय बाजारों के लिए, बोथ इन्वेस्टर्स के लिए और ट्रेडर्स के लिए? ऑनेस्टली दीप, अगर व्यूअर्स के प्रति जवाबदारी ना हो और कमेंट्री ना करनी हो, और हर रोज आधा घंटा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो मैं तो वीकेंड पर और छुट्टी के दिन SGX देखूं ही ना। सीरियसली कह रहा हूं, देखूं ही ना। क्यों? लेकिन मतलब क्यों पैनिक करना है, क्यों देखना है? जो होना है मतलब सुबह 9:15 बजे के पहले नहीं होगा जब बाजार खुलेंगे। तो आप अपना वीकेंड क्यों खराब करें, आप अपनी छुट्टी क्यों खराब करें? और देख देख के कुछ ऐसा तो है नहीं कि अगर SGX निफ्टी को घूरने से ये बढ़ जाए, आप में सब लोग मिलके घूरें या घूरने से घट जाए, तो पॉइंट ये है कि जो होना वही होगा। इसलिए अननेसेसरी स्ट्रेस लेकर फायदा नहीं है। जो होना है 9:15 से 3:30 के बीच में होना है। पहले क्या कुछ होता है उसकी उतनी इंपॉर्टेंस है ही नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है SGX निफ्टी, लाइव प्राइसेस आती हैं तो देखने का मन भी करता है लोगों का। और स्पेशली जाहिर सी बात है कि जिन लोगों की आमतौर पर जो मुनाफे में है वो देखे ना देखें, लेकिन जो नुकसान में है, जिनकी ट्रेडिंग पोजीशंस फंसी होती है, उन्हें स्ट्रेस भी होता है। तो स्ट्रेस कम रखें, जब खुलेगा बाजार तब देखा जाएगा। अब जहां तक कल की छुट्टी के बाद आज के बाजारों का सवाल है, दीप, दो ही चीज कहना चाहता हूं। स्ट्रेटेजी बहुत साफ साफ है ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए। पहले मैं आपको इन्वेस्टर्स के लिए स्ट्रेटेजी बता दूं। अभी तक से मेरा मतलब है परसों जो हम 3:30 बजे बंद हुए, तब तक निफ्टी का ट्रेंड पॉजिटिव था। ठीक है, कहीं कोई बदलाव नहीं। आप 16,563 पर बंद हुए हैं। सेकंड बेस्ट क्लोजिंग है मेरे ख्याल से निफ्टी की अब तक की, जो जितनी भी आपको क्लोजिंग मिली है उसमें सेकंड बेस्ट क्लोजिंग है। जी हाँ, 16,614 की सबसे बढ़िया क्लोजिंग मिली है, उसके बाद ये सेकंड बेस्ट क्लोजिंग है। तो ट्रेंड आपका पॉजिटिव है। अब आपको एक लेवल देता हूं और एक रेंज देता हूं, वो गोट कर पी लीजिएगा। अगर आपको एक बार फ्लैशबैक में याद दिला दूं, लगातार कई बार निफ्टी ने करेक्शन दिए, और तब हमने एक लेवल को पकड़ के रखा था आपके लिए 15,575। जब तक 15,575 के नीचे निफ्टी बंद नहीं होता, तब तक आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। दिन के दौरान कई बार घूम फिर के आया, लेकिन उसके नीचे बंद नहीं हुआ। अब वो लेवल बदलकर आपके लिए 16,125 है। याद कर लीजिएगा इस लेवल को, 16,125। अगर 16,125 के नीचे निफ्टी बंद होता है,
अगर 16,125 के नीचे निफ्टी बंद होता है तो ही आपको तनाव लेना है कि अब मेरा ट्रेंड पॉजिटिव से न्यूट्रल होता है, तब भी ट्रेंड नेगेटिव नहीं होगा। याद दिला दूं थोड़ा सा आपको ये इस लेवल की इंपॉर्टेंस क्या था कि आपको ध्यान रहे लेवल कहां से निकल कर आ रहे हैं। दो लेवल ध्यान में रखिए, एक 15,800 से 15,900 के बीच में क्लोजिंग बेसिस पर निफ्टी ने बहुत बड़ा वक्त बिताया, ठीक है, और वहां से एक बार जब ब्रेकआउट दिया तो सीधा क्लोजिंग आई आपकी 15,130 की। तो एक तरह से 15,130 के पार एक नई तेजी बनती हुई दिखी, इसलिए आपके लिए 15,130 की इंपॉर्टेंस है। पहली चीज, ट्रेंड नेगेटिव तब होगा जब निफ्टी 15,800 के नीचे बंद देकर आपको संकेत दे कि मैं कमजोर होने की कोशिश कर रहा हूं। तो 15,800 के नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक तो ट्रेंड न्यूट्रल है, 15,125 के ऊपर रहता है तब तक ट्रेंड पॉजिटिव है। और हम जब शो कर रहे थे दीप बाजार का टॉप कहां कितना, और तब भी हम ये बात कर रहे थे कि 4 से 6%, 3 से 6% का करेक्शन कभी भी आ सकता है। 16,700 का आपने हाई बनाया है, ठीक है, अगर आप 5% यानी कि 800 पॉइंट का मतलब हुआ आपका 16,700 से 800 पॉइंट आपने गिने तो 15,900, एग्जैक्टली वही लेवल निकल कर आते हैं कि 15,800 15,900 आपका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हो गया। और तो अभी तो मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा हूं, अभी तो मैं ये बात कर रहा हूं कि 16,125 के नीचे जब तक निफ्टी बंद नहीं होता तब तक आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के तौर पर भी। तो अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो आपको 16,125 16,275 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, फिर से नोट करिएगा, मैं आज का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन क्लोजिंग बेसिस पर निफ्टी का बता रहा हूं। इस रेंज में हल्की फुल्की खरीदारी करनी है। 16,125 16,275 की रेंज क्लोजिंग के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट है। इस रेंज में हल्की फुल्की खरीदारी करनी है पहले ट्रांच के तौर पर। अगर गलती से इसके नीचे आता है तो 15,800 15,900 ऐसी जगह है जहां पर आपको फुली इन्वेस्टेड हो जाना है। इस रेंज में आप 25 से 33% अपना पैसा लगा सकते हैं, जो रेंज आपकी स्क्रीन पर है। और 15,800 15,900 अगर गलती से आया, जब आएगा, आज का आज आने वाला नहीं है इसलिए मैंने आपको लिखकर बताया नहीं है, वहां आया तो वहां पर और पैसा लगाने की राय होगी। तो जो लोग एक करेक्शन का इंतजार कर रहे थे, मौका देख रहे थे, उनके लिए ये राय। अब आइए इन्वेस्टर्स के लिए जो ऑलरेडी पोजिशन लेकर बैठे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं और पिछले 3 दिनों से लगातार हम यही कह रहे थे कि आप क्वालिटी चेक कर लीजिए। अगर आपके पास अच्छे स्टॉक हैं, क्वालिटी वाइज कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई चिंता न करें, आप अपने स्टॉक्स को लेकर बैठें आराम से। ये अगस्त का महीना शांति से निकल जाने दें, जो कुछ होना है, एक्सपायरी का हफ्ता भी है मंथली, तो थोड़ा बहुत वक्त लगेगा। अब इस रेंज का मतलब ये नहीं कि आज 16,125 16,275 की रेंज में आप खरीदारी करें, 300 की रेंज में खरीदारी करें तो आज का आज ही वापस ऊपर आ जाए। एक प्राइस वाइज करेक्शन होगा, दूसरा टाइम वाइज करेक्शन होगा। और टाइम वाइज करेक्शन में होगा ये कि इस रेंज पर आने के बाद बाजार हो सकता है थोड़ा वक्त यहां बिताए। जरूरी नहीं कि अब तक जो आपकी आदत रही ना, करेक्शन 1 दिन 1.5 दिन 2 दिन से ज्यादा का नहीं होता, फिर से बाजार भाग जाता है। हो जाए तो बहुत अच्छा, मैं तो चाहता हूं और आप भी चाहते होंगे कि हो जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन ना हो तो आपको अब वक्त देना पड़ेगा। इसलिए उतना ही खरीदें जितना आप आराम से होल्ड कर पाए। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए राय होगी। अब जहां तक ट्रेडर्स का सवाल है, ट्रेडर्स के लिए बैंक निफ्टी ने तो 35,800 के नीचे क्लोज देकर परसों ही आपको संकेत दे दिया कि मैं तो गिरने वाला हूं, मैं तो खराब हो चुका हूं। और तब हमने कहा भी कि डिसिप्लिन के तौर पर बैंक निफ्टी में लॉन्ग ट्रेडर्स को एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों बेसिस पर 35,800 का स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया है। तो बैंक निफ्टी तो कमजोर है, कर दिया। अब आखिरी उम्मीद बैंक निफ्टी पर अगर किसी की है तो यहां से नीचे 1,1200 पॉइंट नीचे 34,400 34,400 के नीचे बैंक निफ्टी जब बंद होगा तो बहुत खराबी के संकेत आते दिखेंगे, ट्रेंड नेगेटिव होता दिखेगा। ट्रेंड न्यूट्रल तो बैंक निफ्टी का हो ही चुका है, 35,800 के नीचे बंद होने के बाद ट्रेंड नेगेटिव 34,400 के नीचे बंद होने पर होगा। वहां पर आपको फोकस रखना है, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो ब्रेकआउट आया था वो 34,400 से आया था, जो आपको 36,300 तक लेकर गया। 35,800 बहुत एक बड़ा रुकावट वाला लेवल था जहां होल्ड कर रहा था, वो परसों तोड़ दिया। अब 34,400 क्लोजिंग बेसिस पर बैंक निफ्टी का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, बहुत दूर है, 1150 पॉइंट यहां से, उतना करेक्शन हो सकता है, उसकी आपकी तैयारी तो रखनी है। तो ये इन्वेस्टर्स की बात होगी, ट्रेडर्स की बात होगी। ट्रेडर्स को बैंक निफ्टी में लॉन्ग रहने में समझदारी नहीं। इन्वेस्टर्स और निफ्टी में ट्रेडर्स के लिए आज 16,475 के नीचे जाएगा, और 16,475 के नीचे जाते ही निफ्टी डे ट्रेडर्स के लिए कमजोर हो जाता है और डिसिप्लिन के तौर पर आपको अपना स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। तो ये है बड़े लेवल रेंज इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए। आज से आई एम श्योर दीप आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, आई मीन हमारे दर्शकों के। अगर इसके बाद भी कोई सवाल है तो पूछ लें। नहीं सर, डेफिनेटली लेवल्स के हिसाब से तो आपने क्लियर कर ही दिया है, और निफ्टी पर स्पेशली जो आप कह रहे हैं 16,125 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से ट्रेंड
पॉजिटिव से न्यूट्रल होगा, तो अभी नेगेटिव होने में तो टाइम है। आज का एक्शन फिर समझते हैं सर, और उसके बाद देखेंगे कि किन लेवल्स पर क्लोजिंग आती है और दोबारा इन लेवल्स को भी आपके साथ रिविजिट करेंगे। पर बताएं सर, फिर आज का सेटअप कैसे समझें, आज के संकेत और बड़े लेवल्स क्या निकल कर आ रहे हैं? निफ्टी पर बड़ा लेवल जो है दीप 16,275 16,375 दिन का सपोर्ट जोन है। इस रेंज में कहीं ना कहीं खुलने चाहिए। इस रेंज में खुलने के बाद बाजार नीचे की तरफ आपको जो सपोर्ट लेते हुए दिखेंगे वो है 16,125 16,225। मेरे हिसाब से ये स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, शॉर्ट कवरिंग की जगह भी है और लॉन्ग करने की भी। अगर 16,125 के नीचे बंद होना शुरू करे तो फिर मैं अपना व्यू चेंज कर लूंगा, लेकिन अभी देखकर ऐसा लगता है कि शायद इतना नीचे न जाए। तो 16,125 16,225 वो जगह है जहां पर धीमे धीमे आप खरीदारी करने की कोशिश कर सकते हैं। ये है आपके लिए राय सीधे तौर पर निफ्टी पर सपोर्ट के लिहाज से। ऊपर में 16,475 16,575 अब रुकावट के तौर पर काम करेगा। उसके पार निकलने के बाद ही फिर फ्रेश तेजी का माहौल हम बनाएंगे। बैंक निफ्टी 34,800 35,000 हल्की फुल्की सपोर्ट रेंज है आज के लिए, और 34,350 से 34,550 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। इस रेंज को तोड़ने पर ही बैंक निफ्टी और खराब होगा। 35,800 के नीचे जितना खराब होना था वो तो हो ही गया, लेकिन अब जो फ्रेश खराबी आएगी वो इसके नीचे आती हुई दिखेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी पर एक ही लेवल निकाला है 35,600 से 35,600 से 35,800, 36,800 नहीं, इसे 35,800 कर लीजिए। 35,600 से 35,800 ऊपरी रेंज है बैंक निफ्टी के लिए, जहां पर आपको फोकस करना है। तो ऊपर में 35,800 के नीचे ब्रेकडाउन हुआ है, तो अब जब तक 35,800 के ऊपर वापस ना निकले तब तक हम तेजी की बात नहीं करेंगे। तो 35,600 35,800 बैंक निफ्टी का डे हायर रेंज आपके जोन आपके लिए हो जाएगा। तो ये दीप आपके लिए बड़े लेवल। अब आइए छोटी रेंज बता दूं दिन की आपको, नहीं इसको 35,800 कर दीजिए। 35,800 35,600 35,800 इस रेंज को ठीक कर लें, जो हायर रेंज है बैंक निफ्टी के लिए 35,600 से 35,800। बैंक निफ्टी अब निफ्टी पहले दिन की छोटी रेंज 16,350 16,475 दिन के लिए छोटी रेंज है। मीडियम रेंज 16,275 से लेकर 16,525। तो ज़्यादा संभावना है कि हम छोटी रेंज में जो 16,350 दिख रहा है, मीडियम रेंज में जो 16,275 दिख रहा है, इसके बीच में कहीं न कहीं आज की शुरुआत करते हुए दिखेंगे। और उसके बाद बड़ी रेंज के तौर पर 16,150 16,575 ये आपके लिए निकल कर आता है निफ्टी के लिहाज से। अब आइए बैंक निफ्टी 35,000 35,550 दिन की छोटी रेंज है। 34,700 35,700 दिन की मीडियम रेंज है, और 34,550 से 35,800 दिन की बड़ी रेंज के तौर पर लेकर चले। तो ये है आपके लिए लेवल और रेंज सारी की सारी। जी दीप। बिल्कुल सर, तो ये है आपके लिए बड़े लेवल्स, बड़ी रेंज जो आज के लिए निकल कर आ रही है, और संकेतों पर भी नजर रखें। ज़्यादातर संकेत आज के लिए आपको न्यूट्रल से नेगेटिव है, बट ट्रेंड जैसा अनिल जी आपको कह रहे हैं पॉजिटिव अभी भी बाजार का बना हुआ है। आइए सर, फिर जरा इंपॉर्टेंट डेटा फैक्टर्स भी दीजिए। एफआईएस की पोजीशनिंग से क्या समझना है, पीसीआर क्या संकेत दे रहा है? एफआईएस की तरफ से 1% लॉन्ग पोजीशन घट कर आई, कोई खास दिक्कत नहीं, 64% के आसपास है। पुट कॉल रेशियो थोड़ा कम होकर 150 के नीचे आया, दीप वो कंफर्टेबल हो चुका है। जितना ओवरबॉट पिछले आपको याद होगा पिछले 2 दिनों से हम लगातार यही कह रहे थे कि इंडेक्स पर निफ्टी ओवरबॉट है और ऊपरी स्तरों पर आपको अलर्ट रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। एग्जैक्टली किस वक्त किस मोमेंट से करेक्शन देगा और किस ट्रिगर से देगा ये पता नहीं होता, लेकिन डेटा आपको ओवरबॉट साफ दिखा रहा था। और उस ओवरबॉट मार्केट में आपने परसों भी करेक्शन देखा और आज फिर से और करेक्शन देखकर बाजार को हो सकता है ओवरबॉट से ओवरसोल्ड 2 ही सेशन में होते हुए आप देखें, तो आज काफी कुछ लॉन्ग पोजीशन कम होगी ही ट्रेडर्स की। विक्स 4% घटाई, ये सरप्राइजिंग है, हालांकि बढ़ना चाहिए था। और मुझे याद है क्लोजिंग शो में आप परसों बात भी कर रहे थे कि मार्केट वॉलेटाइल है, लेकिन फिर भी विक्स घटता हुआ नजर आ रहा है, ये थोड़ा सरप्राइजिंग था। एनीवे उसका आज कोई खास मायने नहीं है। अब आइए आपको स्टॉप लॉस दे दूं। अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो स्टॉप लॉस इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए 16,475 का था, 450 का। परसों भी वही था, आज भी यही है, और उसके नीचे खुलेगा तो डे ट्रेडर्स को नेचुरली डिसिप्लिन के तौर पर लॉन्ग पोजीशन से निकलना चाहिए। अब जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो 2 तरीके से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं गैप डाउन के बाद। आपको याद होगा पिछले हफ्ते लगातार परसों से लगातार हमने 16,350 को ही स्टॉप लॉस के तौर पर दिया था। आज भी क्लोजिंग बेसिस पर 16,350 का ही है। जिनको डीप स्टॉप लॉस लगाना है वो 16,125 का लगाए, अदरवाइज 16,350 के नीचे बंद होने पर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो हैं वो अपनी लॉन्ग पोजीशन को हल्का करें। तो आज क्लोजिंग बेसिस पर आपको जो फोकस करना है वो 16,350 के लेवल पर करना है।
अब आइए बैंक निफ्टी। 35,000 डे ट्रेडर्स के लिए इंट्राडे स्टॉप लॉस है, वो ध्यान में रखना है। वैसे तो बैंक निफ्टी पर डे ट्रेडर्स और पोजिशनल ट्रेडर्स दोनों के लिए परसों स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। अब फ्रेश स्टॉप लॉस 35,000 का है और क्लोजिंग अगर 34,400 के नीचे देता है, जो दूर है यहाँ से 1,000-1,200 पॉइंट दूर है, उसके नीचे स्टॉप लॉस बनता है, क्योंकि क्लोजिंग बेसिस का भी वैसे तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। फ्रेश स्टॉप लॉस अब जो निकल कर आता है काफी दूर का निकल आता है, जैसे इसमें 16,125 का निकलता है निफ्टी में, वैसे इसमें 34,400 का निकलता है। और जिनको फिर छोटा लगाना हो वो 35,000 का ही लगा ले, अपने अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप स्टॉप लॉस रखें। शॉर्ट पोजीशन अगर आप हैं तो आपके अनएक्सपेक्टेड बहुत बढ़िया रिटर्न आने की तैयारी में है। 16,600 अब आपका स्टॉप लॉस होगा निफ्टी पर, बाद में इसे खींचकर आप 16,525 पर ला सकते हैं। बैंक निफ्टी पर 35,800 अब आपका स्टॉप लॉस होगा, डे ट्रेडर्स के लिए भी और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए भी। जी दी। ओके, तो ये है आपके लिए मौजूदा लेवल जहां तक निफ्टी की ओपन पोजीशंस का सवाल है। क्या करना चाहिए बैंक निफ्टी की ओपन पोजीशंस पर सर? बैंक निफ्टी के लिए ओपन पोजीशंस अगर आपकी है तो निफ्टी, अच्छा बैंक निफ्टी पर और दोनों पे मैं बना जो अब नई पोजीशन का मैं आपको देता हूं। नई पोजीशन में निफ्टी बेच सकते हैं आप 16,525 के स्टॉप लॉस के साथ में, 16,375, 16,300, 280, 235 और 16,175, ये सारे टारगेट्स हैं जिनके लिए आपको बिकवाली करनी है। और उसके नीचे थोड़ा और चाहिए तो 16,125 तक का भी बनता है, लेकिन मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। जो लोग खरीदने का मौका देख रहे हैं वो 16,150, 16,300 की रेंज में खरीदें। जितना जाहिर सी बात है कि 16,200 के आसपास इसके नीचे वहां खरीद पाएं, उतना आप सेफ रहेंगे, उतना बेहतर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनेगा। मल्टीपल लॉट्स खरीदने तो आप 16,350, 300, 280, 235, 200, 175 अलग अलग लेवल्स हैं जहां पर आप खरीदारी करने का सोच सकते हैं। रेंज आपके लिए क्लियर कट है, इस 150 पॉइंट की रेंज में आपको खरीदारी के बारे में सोचना है और बेहद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है, और वो होगा 16,100 का। 16,100 के नीचे निफ्टी जाए तो फिर आप एग्जिट कर लीजिए। डिसिप्लिन के तौर पर स्टॉप लॉस रखना बेहद जरूरी है। ऊपर में 16,375, 16,475, 16,525 इन 3 टारगेट्स के लिए करनी है आपको खरीदारी। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी शॉर्ट कर सकते हैं आप, और शॉर्ट करने के लिए स्टॉप लॉस 35,800 का निकल कर आता है, जिसके नीचे परसों आप बंद हुए हैं। नीचे के टारगेट जो बनेंगे 35,075 पहला टारगेट होगा, 35,000, 34,900, 34,800, 34,675 और 34,575। बेसिकली 34,350, 450 तक का रास्ता खुलता है, लेकिन एक के एक दिन में उतना पहुंच जाएगी इसकी संभावना कम है। तो फिलहाल हम ये मानकर चल रहे हैं कि गैप से खुलने के बाद 34,500, 35,500, 1,000 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी की हो जाएगी, और उस लिहाज से 35,500 के नजदीक पहुंचने पर आपको सारे शॉर्ट्स काटने चाहिए। और जो लोग खरीदना चाहते हैं बैंक निफ्टी, वो 34,600 से 34,800 की रेंज में एक चांस ले सकते हैं खरीदारी करने का। स्टॉप लॉस आपका होगा 34,400 के नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा, उसके नीचे होने पर 33,900 तक का रास्ता खुलता है, संभावना कम है वहां तक जाने की, इसलिए 34,600, 34,800 की रेंज में हल्की फुल्की आप खरीदारी कर सकते हैं, शॉर्ट कवरिंग कर सकते हैं। 34,400 का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर में टारगेट 34,900, 34,975, 35,075 और 35,175, ये सारे लेवल्स हैं जिसके लिए आपको करनी है खरीदारी। जी दी। ओके, तो ये है आपके लिए नए पोजीशंस भी बनाने की सलाह। लेवल्स पर रखिए ध्यान, और स्पेशली जिस तरह से आज ओपनिंग होगी उसके बाद कैसी चाल रहती है बाजार की। बैन लिस्ट में कोई बदलाव नहीं है सर। सन, पीएनबी, कैडिला, नैल्को, सेल, कैनरा और वेदांता अभी भी बैन में बने हैं, कोई फ्रेश एंट्री एग्जिट नहीं हुई है। अब जरा फंड्स का डेटा समझाएं सर। एक बार फिर से स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी है, बट बाकी जगहों पर बिकवाली दिखी है। मेरे ख्याल से ऐसे डेटा कोई बहुत बुरे नहीं है दीप, जिस तरह के आज माहौल भले खराब, लेकिन आप परसों का डेटा देखेंगे, कैश में एफआईज ने 600 करोड़ की बिकवाली की है, ठीक है। उनके सामने 1,000 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे, तो नेट स्टॉक्स में 400 करोड़ की उनकी खरीदारी है, और सामने इंडेक्स बेचे हैं सिर्फ 41 करोड़ के। तो ऐसे देखा जाए तो डायरेक्शनल तौर पर नेट एफआईज की तरफ से खरीदारी है, बिकवाली नहीं है। तो डेटा खराब कैसे हुए, इसलिए मैंने न्यूट्रल रखा है। घरेलू फंड ने 729 करोड़ की बिकवाली की, तो उनके डेटा थोड़े से नेगेटिव साइड पर हैं। तो डेटा परसों के डेटा तो ऐसे कोई खराब है नहीं। अब आइए एफएनओ में 16,500 के नीचे खुलने पर थोड़ी समस्या है। अब आज से जो है वो मंथली सीरीज है, ओके, मंथली एक्सपायरी है, और मंथली एक्सपायरी पर 16,500 आपका लेवल है, जहां 46 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, उसके नीचे आप खुलेंगे। दिक्कत अब यहां पर क्या है, 16,500 के नीचे खुलते 90 लाख शेयर ऐसे हैं पुट राइटर्स जो रिस्क पर आ जाएंगे, जिन्होंने पुट बेचा हुआ है।
16,400 के नीचे जाते ही 1,20,00,000 शेयर पुट राइटर्स रिस्क पर आ जाएंगे। 16,300 के नीचे जाते ही 1,45,00,000 शेयर पुट राइटर्स के ऐसे हैं जो रिस्क पर आ जाएंगे, लगभग 1.5 करोड़। तो दिक्कत यही है कि आप हर 100 पॉइंट नीचे जाने पर पुट राइटर्स रिस्क पर आएंगे और उन्हें मजबूरी में अपनी पोजीशन काटनी पड़ेगी। और वो जब काटेंगे, यानी पुट राइटर्स जिन्होंने पुट बेच रखे हैं, जो वो पुट खरीदने आते हैं, इसका मतलब है कि वो मंदी कर रहे हैं या फिर तेजी की पोजीशन काट रहे हैं, तो बाजार थोड़ा और नीचे जाने का वो एक्शन दिखाता है। सो आज की समस्या शॉर्ट सेलर्स की नहीं है, आज की समस्या लॉन्ग ट्रेडर्स की है। जो तेजी की पोजीशन बनाकर बैठे हैं वो कितने दमदार हैं, वो कितने अपने इंडेक्स की लॉन्ग पोजीशन को होल्ड कर पाते हैं, ये बाजार का डायरेक्शन खुलने के बाद तय करेगा। और जो मुझे समझ में आता है वो ये कि इंडेक्स में समस्या है ही नहीं, थी ही नहीं और ज्यादा होगी भी नहीं। स्पेशली निफ्टी में, निफ्टी कोई खास खराब नहीं है, खराब है तो बैंक निफ्टी, खराब है तो स्टॉक्स। तो स्टॉक्स में अगर 10%, 15%, 20% और गिर जाए, 10, 15, 20% तो गिर ही चुके हैं, और गिर जाए तो वो आपकी संभालने की ताकत है या नहीं, वहां पर आपको 30-40% नीचे एवरेज करने की अच्छे स्टॉक्स में ताकत है या नहीं, वो डिसाइड करेगी कि आप नुकसान करेंगे या मुनाफा। इंडेक्स में मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। सपोर्ट रेंज से धीमे धीमे वापस टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शन पूरा करके संभल जाएगा, स्पेशली निफ्टी। तो देखते ही है ऊपर में वापस से जब 16,500 के पार करके टिकेगा तो ही ताकत का वापस अंदाजा बनेगा। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 35,500 के आप नीचे खुलेंगे, 35,000 अगली आखिरी उम्मीद है सपोर्ट के लिहाज से, जहां 10 लाख शेयरों का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। लेकिन 35,000 के नीचे जाने पर लगभग 38 लाख शेयर ऐसे होंगे बैंक निफ्टी पर पुट राइटर्स जो रिस्क पर आ जाएंगे और उनकी लॉन्ग अनवाइंडिंग का खतरा होगा। तो सबसे पहले 35,000 आज स्टार्टिंग में होल्ड होना बहुत जरूरी है बैंक निफ्टी के लिए। अगर वो नहीं होल्ड हुआ तो दिक्कतें बढ़ सकती है। और अब ऊपर में 35,500, 35,800 बड़ी सप्लाई वाला जोन बन जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए जी। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए आज का पूरा सेटअप और इंपॉर्टेंट लेवल्स जो निकल कर आ रहे हैं। इंटरेस्टिंग डे होना चाहिए। गैप डाउन के बाद बाजार की चाल कैसी रहेगी उस पर रखेंगे हम नजर। आइए, आज ढेरों स्टॉक्स भी हैं खबरों वाले, और उससे पहले नई लिस्टिंग के बारे में भी अनिल जी का व्यू जानना है। सर बताएं, आज जो लिस्टिंग होने वाली है सब एक्शन के बीच में, कार ट्रेड टेक, क्या व्यू बन रहा है इस पर, किस तरह की लिस्टिंग देख रहे हैं आप? दीप, इस लिस्टिंग पे, इस आईपीओ पे हमारी राय ये थी कि जो हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं वही पैसा लगाएं। कम रिस्क वालों के लिए है नहीं। ठीक उसी तरह से जैसे जोमेटो के लिए थी कि भाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स के लिए ये, अदरवाइज अवॉइड करें। तो इशू 20 गुना भरा था क्यूआई मेरे ख्याल से, और एचएनआई कैटेगरी में शायद 45 गुना 40 गुना के आसपास भरा होगा। मेरा ये समझना है 1618 रुपये की इशू प्राइस है, लगभग उसके आसपास ही लिस्ट होना चाहिए। 1600 रुपये के बड़ी प्राइस का स्टॉक है तो एग्जैक्ट अंदाजा लगाना मुश्किल काम है, और खासतौर से इस तरह के बाजार के मूड माहौल में इशू प्राइस के आसपास लिस्ट हो सकता है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो होल्ड कर सकते हैं जिन्होंने पैसा लगाया है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए 1600 रुपये का स्टॉप लॉस रख लेना ठीक होगा, यानी इशू प्राइस के नीचे जाता हुआ दिखे तो फिर आप अपने डिसिप्लिन के तौर पर एक बार निकल जाएं। बेसिकली स्टॉक इन्वेस्टर्स के लिए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए, फंड्स के लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स को इस तरह के स्टॉक्स कम समझ में आते हैं और वो कम उसको अच्छे से कर पाते हैं। तो मेरा ये समझना है, फिर भी आपने लिया है 1600 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए, और बाकी इशू प्राइस के आसपास थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लिस्ट हो सकता है। बहुत ज़्यादा लिस्टिंग पे फायरवर्क्स होंगे। एक बार लिस्ट शायद आपको 1600-1700 रुपये की रेंज में होता हुआ दिखे, 1700-1750 तक भी हो सकता है। उसके बाद देखते हैं क्या कुछ होता है जी। दी चलिए, तो जो इसका इशू प्राइस है उसी के आसपास लिस्टिंग की संभावना है। कार ट्रेड पर नई लिस्टिंग आज होने वाली है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आइए फिर बताएं आपको आज के खबरों वाले शेयर्स और साथ ही ब्रोकरेज एक्शन भी। हमारे साथ हमारी पूरी टीम है तैयार, वरुण, देवांशी, मानसी और कुशल। गुड मॉर्निंग वरुण, बताएं आज के अहम ट्रिगर्स और कुछ खबरें कौन सी हैं? गुड मॉर्निंग दीप। तो देखिए, अभी भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, इक्का दुक्का कंपनी के, लेकिन आ रहे हैं। आरपीपी इंफ्रा के नतीजे आए हैं जो कि अच्छे हैं। यहाँ पे रेवेन्यूज 44% बढ़े हैं, एबिटा मार्जिन जो है 8.43% से बढ़ के 8.95%, और मुनाफा जो है 132% बढ़ा है, 1.5 करोड़ से बढ़ के 3.37 करोड़ पे आया है। तो यहाँ पे आपको नजर रखनी है। अब आरती इंडस्ट्रीज फार्मा बिजनेस के डीमर्जर को बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है और आरती फार्म लैब्स होगा डीमर्ज कंपनी का नाम। निवेशकों को आरती इंडस्ट्रीज के 4 शेयर पर आरती फार्मा लैब्स का 1 शेयर मिलने वाला है। तो यहाँ पे नजर रखिएगा। जोमेटो कंपनी ने ग्रोफर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और हैंड्स ऑन ट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड का जो अधिग्रहण है
वो पूरा कर लिया है। ग्रोफर्स में 9.16% हिस्सा खरीदा है और हैंड्स ऑन ट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड में 8.94% हिस्सा जो है उसकी खरीदारी की है। शुगर स्टॉक्स में नजर रखिएगा। एक खबर तो ये है कि पंजाब सरकार ने गन्ने की SAP जो है उसको बढ़ा दिया है, 15 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाया गया है। दूसरी खबर यह है कि चीनी मिलों को सरकार की एडवाइजरी जारी हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा चीनी एक्सपोर्ट करने की एडवाइजरी जारी की गई है। ग्लोबल मार्केट में बड़ी कीमतों का फ़ायदा उठाने के लिए एडवाइजरी है। मिलों को नए सीजन में रॉ शुगर का उत्पादन जो है वो बढ़ाने का सुझाव दिया गया है और ब्राज़ील में नए सीजन मार्च से शुरू होता है, तब तक भारत के लिए बड़े मौके हैं, ये सरकार का कहना है। तो इसके चलते जितने शुगर स्टॉक्स है वहाँ पे नजर रखिएगा, देखना होगा किस तरह का मूव देखने मिलता है। बिल्कुल, तो एक बार फिर से शुगर स्टॉक्स आज फोकस में होने वाले हैं, पर आइए कुछ और खबरें जाने देवांशी के साथ भी। गुड मॉर्निंग देवांशी, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले उज्जैन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस पर आपको फोकस करना है क्योंकि इनके जो MD और CEO है नितिन चुग, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। 30 सितंबर इनकी आखिरी तारीख होगी। MD का जो पद है वो छोड़ देंगे और पर्सनल रीजंस उन्होंने बताए हैं कि वो इस पोजीशन से रिजाइन कर रहे हैं। और फिलहाल हम देखेंगे कि जो एनालिस्ट का कॉन कॉल होता हुआ दिखेगा, इसमें क्या ज़्यादा डिटेल्स बाहर आती हुई दिख रही हैं। खाद्य तेल, इस पर आपको नजर रखनी होगी। रुचि सोया, गोदरेज एग्रोवेट, एग्रोटेक फूड्स, कीर्ति न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारी कंपनीज हैं जो आज यहाँ पे पॉजिटिव खबर आती हुई दिख रही है। जी बिजनेस की खबर पर मुहर लगी है, जहाँ पे नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। स्कीम के तहत 11,000 करोड़ के निवेश को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए इस स्कीम को मंजूरी मिलने वाली थी। इसके साथ ही जो स्मार्ट मीटर बनाने वाली कंपनीज है, श्रीनाइडर इलेक्ट्रिक, HPL इलेक्ट्रिक, ITI, सीमेंस, टाटा पावर, इन सब पर आपको फोकस करना है क्योंकि भारत में 100% प्रीपेड स्मार्ट मीटर स्थापित करने की नई जो गाइडलाइंस है और नई जो टाइमलाइन है वो उसके लिए एक गैजेट नोटिफिकेशन सरकार ने जारी कर दिया है। इनका कहना है जितने भी अर्बन एरियाज हैं जो एग्रीकल्चर के अंडर नहीं आते हैं वहाँ पे दिसंबर 2023 तक, और बाकी जितने भी राज्य हैं वहाँ पे मार्च 2025 तक स्मार्ट मीटर लग जाने चाहिए, जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर है। ये भी हमने आपको बताया था, तो इस खबर पर भी मुहर लगती हुई दिख रही है। इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस, इस पर नजर रखिए। OFS के जरिए प्रमोटर करीब 61.89 लाख शेयर्स बेचेंगे, यानी कि 5% इक्विटी बेचने की योजना प्रमोटर की है। फ्लो प्राइस 290 रुपीज़ प्रति शेयर पर तय किया गया है, जो कि करीब 15.5% के डिस्काउंट पर है। और ओवर सब्सक्रिप्शन अगर होता है तो अतिरिक्त शेयर्स बेचेंगे प्रमोटर्स। और आज नॉन रिटेल निवेशकों के लिए खुलेगा और कल जो है यानी कि सोमवार को ये रिटेल निवेशकों के लिए खुलता हुआ दिखेगा OFS। KIOCL, इस पर भी आपको नजर रखनी होगी, जहां पे कंपनी को देवदरी आयरन ओर और माइंस के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल चुका है और अब इनकी जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। ये पॉजिटिव खबर कंपनी के लिए आती है, दिख रही है। ओके, तो पॉजिटिव खबर KIOCL के लिए और ढेरों और जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबरों पर भी मोहर लगी है। पर कुछ और खबरें मानसी के पास भी है। मानसी, गुड मॉर्निंग, बताइए। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दीपांशु। एक तो टेलीकॉम स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। COAI ने FM टेलीकॉम मंत्री और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को एक चिट्ठी लिखी है। राहत पैकेज की मांग इस चिट्ठी में की गई है। COAI के लाइसेंस फीस को 3% से 1% पर कम करने की मांग की है। इसके अलावा USOF यानी कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, इसको भी 5% से 1% पर कम करने की मांग की गई है और AGR को रीडिफाइन करने की मांग की गई है। इन खबरों के चलते टेलीकॉम स्टॉक्स पर नजर रखें। वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया के लाइसेंस फीस भुगतान में देरी से DOT नोटिस जारी कर सकता है, ये खबर आ रही है। अगले 1 से 2 दिनों में नोटिस जारी करने की संभावना सूत्रों के हवाले से खबर आती हुई दिख रही है। इसके अलावा भारती एयरटेल ने AGR मामले पर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन जो है वो दर्ज की है। वोडाफोन आइडिया के बाद याद रखिएगा यहां पर अब भारती एयरटेल ने भी रिव्यू पिटिशन दर्ज की है। हमारा राजा बैटरीज, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने APPCB यानी कि आंध्र प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंतरिम सस्पेंशन ऑर्डर को 6 हफ्तों तक बढ़ाया है। सुनवाई जो है तब तक कंपनी के प्लान्स, जब तक सुनवाई चलेगी तब तक खुले रहेंगे। अगली सुनवाई 27 सितंबर 2021 को होने वाली है और 27 सितंबर तक कंपनी के प्लान्स तो ऑफकोर्स खुले ही रहेंगे, लेकिन सस्पेंशन ऑर्डर को 6 हफ्ते तक बढ़ाया गया है। बल्क डील्स, मैकडोवेल होल्डिंग पर बुधवार को DRT ने 38 लाख शेयर्स बेचे हैं। 88,458 शेयर्स
₹42.84 प्रति शेयर के दाम पर बेचे गए हैं। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल ने बिकवाली की है। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट LLP ने करीब 5,75,000 शेयर्स खरीदे हैं ₹1,518.42 प्रति शेयर के दाम पर। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक पर कुबेर इंडिया फंड ने 20 लाख शेयर्स की खरीदारी की है ₹166.74 प्रति शेयर के दाम पर। वहीं TVS श्रीराम ग्रोथ फंड ने करीब 20,50,000 शेयर्स की बिकवाली की है ₹166.92 प्रति शेयर के दाम पर। और एक इनसाइडर ट्रेड है आवास फाइनेंसियर्स पर। प्रमोटर लेक डिस्ट्रिक्ट होल्डिंग ने करीब 6.31% हिस्सेदारी बेची है। प्रमोटर ने 49.54 लाख शेयर्स यहां पर ₹2,452.87 प्रति शेयर के दाम पर बेचे हैं। बेचे शेयर्स की कुल वैल्यू जो है 1,215 करोड़ की है। सिंगापुर गवर्नमेंट ने 782 करोड़ के शेयर्स ₹2,449.92 प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। जहां पर प्रमोटर ने बिकवाली की है और सिंगापुर गवर्नमेंट की तरफ से यहां पर खरीदारी होती हुई दिखी है, जिसके चलते आवास फाइनेंसियर्स पर नजर रखनी होगी। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और खबरों वाले शेयर्स। आइए आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है इस पर भी डालें नजर FIR में। गुड मॉर्निंग कुशल, बताइए आज क्या कह रही हैं ब्रोकरेजेस? माफ कीजिएगा, आज आशीष है। माफ कीजिएगा आशीष। गुड मॉर्निंग, बताएं आज क्या कहना है ब्रोकरेजेस का? दिपांशु, भारतीय एयरटेल यहाँ पर नजर रखिएगा। मैक्वारी की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट आई। आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। 867 रुपीज के लक्ष्य लिए 623 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। इन्होंने एबिट मार्जिन के अनुमान में भी देखिए बढ़िया बढ़ोतरी की है और मान रहे कि आगे जाकर अच्छी ग्रोथ देखने को मिली क्योंकि कर्ज काफी कम है। इसके लिए एक बड़ा बेनिफिशियरी पूरे सेक्टर में। HDFC बैंक यहाँ पर नोमेरा की तरफ से रिपोर्ट आई है। खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। 1750 रुपए के लक्ष्य लिए 1513 जो क्लोजिंग है और यहाँ पर ये मान रहे कि जो RBI ने रिस्ट्रिक्शंस हटाई क्रेडिट कार्ड जारी करने से, ये आगे जाकर फायदा देखने को मिलेगा क्योंकि अब फेस्टिव सीजन भी आ रहा है, तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इनके लिए। जुबिलेंट फूडवर्क्स इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है गोल्डमैन सैक्स की तरफ से। अगर आप कमेंट्री पढ़े तो बेहद पॉजिटिव है। मान रहे कि धीरे धीरे अगर आप देखें तो प्रीमियमाइजेशन पर कंपनी फोकस कर रही है। प्रति व्यक्ति जो बिल साइज है उसमें बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर कंपनी लगातार प्रयास भी कर रही है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखें तो गोल्डमैन सैक्स ने अभी भी बिकवाली किराए को बरकरार रखा, काफी नीचे लक्ष्य दिया है। 1293 रुपए का लक्ष्य दिया है। 4000 के आसपास की जो है क्लोजिंग है। इंडसइंड बैंक यहाँ पर नजर रखिएगा। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है। खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। 1270 रुपए के लक्ष्य लिए 900 रुपए की क्लोजिंग है। अशोक लेलैंड सिटी की तरफ से रिपोर्ट आई है। खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। 160 रुपए के लक्ष्य के लिए 125 के आसपास की क्लोजिंग है और ये मान रहे हैं कि रिकवरी धीरे धीरे CV सेगमेंट में देखने को मिल रही है। हालांकि फिलहाल अगर आप देखें तो डिमांड पर काफी ज्यादा असर दूसरी लहर का देखने को मिल रहा है और फिलहाल भी जो संकेत तो म्यूटेड है, लेकिन रिकवरी के आसार अच्छे हैं। इसके चलते अभी भी खरीदारी किराए दे रहे 160 रुपए के लक्ष्य के लिए। तो ये कुछ स्टॉक्स है दीपांशु जहां पर नजर रहेगी। ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर रहेगा आज फोकस करते हैं हमारे सारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ तैयार है। एक दिन की छुट्टी के बाद वक्त है पिक ऑफ द डे का। त्योहारों के मौके पर विशेष छूट, वीकेंड के मौके पर आपको एक विशेष छूट की आप चाहें तो बाय कॉल दे सकते हैं, चाहे तो सेल कॉल दे सकते हैं और ये तो हमेशा आप दे ही सकते हैं, लेकिन नोटा का इस्तेमाल करने की भी भरपूर अनुमति है आपको। अगर आप चाहें तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं सेठी साहब, सुप्रभात, बाजार का व्यू और साथ ही आपके पसंदीदा शेयर बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए बाजार पे तो आज दिख रही है कि जिस तरह से इंटरनेशनल क्यूज है या पिछले 2 दिन में जब हम कल बंद थे तो इंटरनेशनल मार्केट्स में एक जो मार्केट हुई है तो उसकी वजह से हम भी गैप डाउन खुलने वाले हैं। बट ये गैप डाउन में मतलब मुझे लगता है एक बार बाजार गैप डाउन खुलने के बाद स्टेबलाइज हो जाए तो मुझे लगता है कि वहां पे फिर जो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स जो आप अभी तक खरीदना चाहते थे उनमें खरीदारी करें, उसमें स्टैगर्ड रूप में खरीदारी शुरू करनी चाहिए। और आज के लिए जो मेरा पिक ऑफ द डे रहेगा अनिल जी, एक कैश मार्केट का स्टॉक है जो कि आज जो खबरें हैं, जिस तरह की खबरें पूरे सेक्टर के लिए पॉजिटिव है, तो वहां से मैंने स्नाइडर इलेक्ट्रिक को आज पिक किया है जो कि स्मार्ट मीटरिंग सॉल्यूशंस के लिए जानी जाती है जो कंपनी, और जो कल खबरें आई कि सरकार ने एक टाइमलाइन फिक्स करी है स्मार्ट मीटर के लिए, तो मुझे लगता है स्नाइडर इलेक्ट्रिक अगर आज की गिरावट में ये स्टॉक भी
क्लोजिंग लेवल पे या नीचे मिलता है तो डेफिनेटली खरीदारी करने का मौका होगा। और यहाँ पे मेरे आज के टारगेट है 130 रुपए के, स्टॉप लॉस रखना है 110 रुपए। 110 का स्टॉप लॉस, 130 का टारगेट, स्नाइडर इलेक्ट्रिक खरीदारी करने की राय। और बता दूं आप लोगों को जिन्हें पता ना हो, जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर पर मुहर लगी और हमने ये खबर दी थी कि 2025 तक 25 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाने की सरकार की तैयारी है। 2 चरणों में, पहले चरण में 15 करोड़ लगेंगे, 10 करोड़ लगेंगे, दूसरे चरण में 15 करोड़ लगेंगे। एग्जैक्टली वही पॉलिसी सरकार की तरफ से आती हुई दिखी है। 100% प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगेंगे देश भर में, जिससे कि बिजली की चोरी आपके लिए होती दिखेगी खत्म है। तो ये बड़ी खबर और शेरी साहब की पिक भी वहीं से आती हुई दिख रही है। बंसल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर क्या इरादा है आपका? सुप्रभात अनिल जी। अनिल जी, अगर ये चीज पहले मालूम होती कि नोटा का प्रयोग मतलब कि कर सकते हैं तो अनिल जी आज तो संडे वाली फीलिंग आ रही है मेरे को कल की छुट्टी के बाद। मतलब कि कल ऐसा लग रहा था कि शनिवार है और कल शाम तक तो ऐसा लग रहा था कि आज इतवार है, बट समझ में तो आ रहा था कि आज भैया शुक्रवार है। बट अनिल जी काम करा हुआ है तो पिक ऑफ द डे है HDFC बैंक, जो कि बुधवार को चर्चाओं में था। तो गिरावट पर 1500 रुपए के अराउंड अगर मिलता है तो HDFC बैंक में मुझे लगता है गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए। 10-11 रुपए का रिस्क लेना चाहिए। 1500 रुपए के अराउंड खरीदारी की राय होगी। 1489 का स्टॉप लॉस है। 1536 1536 के टारगेट के लिए गिरावट पर HDFC बैंक में 1489 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की राय है। ओके, नीचे में मिले तो खरीदारी करें HDFC बैंक में, ये राय आपके लिए। सचिन जी बताएं सर आपकी क्या राय है आज के लिए? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, जिस तरीके से मार्केट की मूवमेंट है, मुझे लग रहा है कहीं जाकर 16,320 के आसपास एक स्टेबल बॉटम नजर आना चाहिए एंड एक अच्छी रिकवरी की उम्मीद होगी। तो उसी लिहाज से स्टॉक पिक किया है मैंने बजाज ऑटो को। अगर हम कल का लास्ट प्रीवियस सेशन भी देखें तो वहां पर एक काफी क्लियर कट आउट परफॉर्मेंस इस पर्टिकुलर स्टॉक ने दिखाई थी। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, क्लियरली यहाँ पर एक डबल बॉटम के संकेत आ रहे हैं, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है RSI पे। तो मुझे लग रहा है कि जैसे ही 3840 ये पर्टिकुलर लेवल निकल जाता है तो ट्रेडिंग लॉन्ग्स डिप्लॉय करने चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 3775 के आसपास। इंट्राडे का टारगेट होगा अराउंड 3900 का एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 3960 का। खरीदारी करनी है बजाज ऑटो में। आज ऑटो में खरीदारी करने की राय, 3900 तक के टारगेट के लिए करें खरीदारी, ये राय सचिन जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर आपका क्या इरादा है? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी खरीदारी का इरादा है और मुझे लग रहा था अनिल जी मैं ही इकलौता हूंगा जो कि इस तरह का साहस का परिचय दूंगा, लेकिन मैं देख रहा हूं अनिल जी सभी लोग खरीदारी की राय दे रहे हैं तो मेरा थोड़ा मनोबल बढ़ गया है। खरीदारी करने की राय है अनिल जी और खरीदना है मैस्टेक पर। मैस्टेक में अनिल जी खरीदारी करनी चाहिए। अगर आज बाजार में रखपात होता भी है तो उसका असर मुझे नहीं लगता है कि IT कंपनीज पर होना चाहिए। और मैस्टेक में हमने लगातार 2-3 दिनों में एक बहुत अच्छा मूव आता हुआ देखा है। मुझे लगता है कि यहां पर बड़ी तेजी बनेगी। मैस्टेक खरीद करके चलें, 2500 के नीचे स्टॉप लॉस रख लें। मुझे लगता है ये स्टॉक आपको 2750 और बाद में 2800 के लेवल्स दिखाएगा। तो 2750 2800 के टारगेट के लिए मैस्टेक में मेरी खरीदारी की राय। ओके, ये है आपके लिए एक बेहतरीन शेयर जहां खरीदारी करने का मौका। हमारा SIP स्टॉक भी रहा हुआ है और कुछ SIP स्टॉक ऐसे हैं जहां करेक्शन हुआ ही नहीं बाजार की इस कमजोरी में, उनमें से एक ये भी है और कई सारों में हुआ भी है। और जहां हुआ है मैं बता दूं, काफी लोग SIP स्टॉक्स के बारे में ट्वीट करके पूछ भी रहे, बता रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हर एक ट्वीट का जवाब देना संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं पाता है। और इसीलिए मैं जो भी जवाब देना होता है इस माध्यम का इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ आपको बता दूं, जिस प्राइस पर आपको SIP स्टॉक रिकमेंड किया गया है वहां से 20%, 25%, 30% अगर कोई भी स्टॉक नीचे है तो वहां पर आप एवरेज कर सकते हैं और आप आराम से होल्ड करें, कोई चिंता करने की बात नहीं। 20-25% से ज़्यादा अगर कोई स्टॉक नीचे है वहां पर एवरेज कर लीजिए। और ये राय सारे SIP स्टॉक पर लागू होती, किसी एक पर नहीं। तो और अगर कोई SIP स्टॉक 10-10%, 15% अगर नीचे है और उसको लेकर अगर आप परेशान हैं तो उसका नाम ही SIP स्टॉक इसीलिए है कि उसको आपको धीरे धीरे गिरावट में खरीदना है। एक प्रॉब्लम वही कि हम सब एक साथ खरीद लेते हैं, फिर बाजार में करेक्शन आता है तो थोड़ी दिक्कत होती। तो जो इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स के लिए SIP स्टॉक है ही नहीं, आप ट्रेडिंग के तौर पर खरीदें भी नहीं। इन्वेस्टमेंट के लिए आराम से धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें और जो इस गिरावट में एक्यूमुलेट करेगा उन्हें फायदा आगे जरूर होगा। आइए सुमित जी हमारे साथ तैयार है। सुमित जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बधाई आपको, क्योंकि बधाई इस बात की
कैश का ऑप्शन परसों के सेशन में आप एकमात्र थे जिन्होंने मंदी का कॉल दिया। 16,600 का इन द मनी पुट ऑप्शन खरीदने की राय दी। बस यही कहा आपने कि टारगेट छोटा दे दिया 200 का। आज तो ये टारगेट 300 का भी पार करेगा ऐसा लगता है, 250 का तो कम से कम करेगा ही करेगा। बहुत ही कमाल का तेजी के मार्केट में एक कॉन्ट्रा कॉल आपका पुट ऑप्शन 120 रुपए में जो खरीदारी करने की राय थी, पहले उसका अपडेट दें कि आज जब गैप से खुलेगा तो कहाँ क्या करना है, क्या स्टॉप लॉस रखना है, क्या टारगेट रखने हैं, पहले वो बताइए, फिर आपका पिक ऑफ द डे भी। गुड मॉर्निंग अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। खुलते ही सबसे पहले शो चालू करते ही सबसे पहले एक ये बात कर रहे हैं कि निफ्टी का जो पुट दिया था, बिल्कुल अनिल जी उसके अंदर बहुत बढ़िया मूव देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस तो अब सोचने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है और जिस तरह से निफ्टी के अंदर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला है, पूरा टारगेट अचीव होगा। हाँ, ये जरूर आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा टारगेट छोटा हो गया, बड़ा होता, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा अनिल जी। गैप डाउन के अंदर बड़ा टारगेट ही मिलने वाला है, क्योंकि 200 पॉइंट करीब करीब निफ्टी नीचे खुलेगा। तो आप ये मान के चले कि इन द मनी कॉल है, पुट है, तो पूरा का पूरा 200 पॉइंट खाने को मिलेगा आज खुलते ही। तो खुलने पे उसके अंदर बुक कर सकते हैं आराम से और फिर नया कुछ ट्रेड ढूंढेंगे। तो ये तो था उसका अपडेट, और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। अब जो पिक ऑफ द डे का ट्रेड है वो है एशियन पेंट्स। आज एशियन पेंट में कोई भी डिप आता है तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चलना है। 2950 2940 ये एशियन पेंट्स का सपोर्ट है। 29 से खरीदारी करना है। ऊपर में 3050 3080 ये लेवल एशियन पेंट्स में जल्दी ही देखने को मिलेंगे। एशियन पेंट्स में पिक ऑफ द डे के तौर पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। कच्चे तेल की गिरावट भी इनके बहुत काम आएगी। जाहिर सी बात है कि $67 के आसपास क्रूड के दाम हो गए और कच्चे तेल में गिरावट के साथ साथ एशियन पेंट्स को फायदा होता ही है। तो यहां पर खरीदारी करने का इरादा रखते हैं। 3050 3080 कमजोर बाजार में कुछ तो खरीदना है और खरीदने के लिए आपकी लिस्ट भी रहनी चाहिए तैयार। ये राय आती हुई सुमित जी की तरफ से। आइए, ढेर सारे स्टॉक्स और ऐसे हैं जहां पर आज आपके लिए एक्शन होने की तैयारी में। थोड़ा मेटल्स पे ही राय ले ली जाए, क्योंकि मेटल्स में करेक्शन आता हुआ दिखा है। और एक और स्टॉक है मेटल्स में, वेदांता, जिसमें करेक्शन पिछले 2 दिनों में काफी कुछ दिखा है, 300 रुपए के नीचे बंद होता हुआ दिखा है। सेठी साहब अपनी राय दें, वेदांता क्या निचले स्तर पर खरीदारी करने की राय है या फिर इंतजार करना चाहिए, क्या किया जाए? देखिए अनिल जी, पिछले 2 दिन गिरावट आई है। मतलब हालांकि थोड़े बहुत मेटल स्टॉक्स में करेक्शन आ रहा था, बट इस स्टॉक में ज्यादा गिरावट आई जब वो खबरें आई। हालांकि उन खबरों को बहुत बड़ा इतना बड़ा नेगेटिव नहीं था। जैसे हिंदुस्तान जिंक ने अपना डिविडेंड का जो पोस्टपोन किया, डेट वो पोस्टपोन ही किया है, वो थोड़े दिन बाद आ जाएगा। बाकी ट्यूटिकोरिन प्लांट के लिए भी जो मद्रास हाईकोर्ट का एक फैसला आया, तो पहले से ही वो प्लांट तो बंद था, तो इतना ज्यादा नेगेटिव रिएक्शन नहीं आना था। बट चूंकि आया तो ठीक है, बट स्टॉक अच्छा खासा ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। आज भी शायद F&O के बैन में है, बट जिस तरह से कल सिंगापुर में आयरन और फ्यूचर्स टूटे हैं, फिर स्टील फ्यूचर्स में गिरावट आई है, कॉपर में गिरावट आई है, मुझे लगता है आज मेटल सेक्टर पे दबाव रहेगा और ये स्टॉक भी थोड़ा और नीचे आ सकता है। बट मुझे लगता है अगर 280 के लेवल के आसपास ये स्टॉक मिले तो बिंदास इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। आपको कैश मार्केट में खरीदारी करनी होगी, F&O में बैन में है, बट खरीदारी करें। और मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर 2 सप्ताह भी इंतजार करेंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छे अपसाइड इस स्टॉक में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। सभी बिजनेसेस का अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और फिर ये जो खबरें जिसके कारण से अगर माना जाए कि उस कारण से ये स्टॉक इतना पिटा है, तो वो तो थोड़े दिन में देर सवेर हिंदुस्तान जिंक से डिविडेंड आना है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में नजर रखें और गिरावट पे एक अच्छा बाई होगा। ये 280 200 इवन मुझे लगता है 285 के आसपास भी लेना शुरू करना चाहिए इसमें। ओके, 280 285 के आसपास खरीदारी करने का मौका बनेगा आपके लिए। हिंदुस्तान जिंक पे आखिरी मिनटों में कुछ अच्छी तेजी, वो माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एक्ट के में जो कुछ संशोधन को बदलाव मंजूरी मिली थी, उसके चलते होती हुई दिखी थी सारे माइंस एंड मिनरल स्टॉक्स में। ये आपके लिए आरती इंडस्ट्रीज, ये एक और स्टॉक है। जरा सचिन जी इसके चार्ट देखिए, दीजिए अपनी राय। फार्मा बिजनेस के डीमर्जर को मंजूरी दे दी है बोर्ड ने। आरती फार्मा लैब्स एक अलग कंपनी अब लिस्ट हो जाएगी और आरती इंडस्ट्रीज के हर एक 4 शेयर पर आरती फार्मा लैब का 1 शेयर मिलेगा। ये डीमर्जर स्कीम आई है। चार्ट्स देखिए, बताइए। अब तो वायदा कारोबार का हिस्सा भी बन चुका है। डेफिनेटली अनिल जी, ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव टेरिटरी में ही रहा है काउंटर। इनफैक्ट जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, लगभग 1040 के आसपास की स्विंग्स बनने की एक्सपेक्टेशन है पोजिशनली। तो जिस तरीके से ट्रेंड है, जिस तरीके से मोमेंटम यहाँ पर है, मुझे लग रहा है 970 के ऊपर
1000 के आसपास के स्विंग्स बहुत ही जल्दी बन सकते हैं। सपोर्ट की बात करें तो 920 जब तक ब्रेक नहीं होता, आई थिंक तब तक स्टॉक में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। अगर डिक्लाइंस मिलते हैं तो स्टॉक में खरीदारी करने की ही मौके ढूंढने चाहिए। ओवरऑल ट्रेजेक्टरी अभी भी पॉजिटिव है। 1040 के टारगेट के लिए 920 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग्स ही डिप्लॉय रखने चाहिए। 1040 के टारगेट के साथ लॉन्ग पोजीशन बनाए रखें। एक और स्टॉक है आरपीपी इंफ्रा। सुमित जी, इसके चार्ट देखिए, अपनी राय दीजिए। आय बढ़कर आई, इसके नतीजे आए हैं एक्चुअली कल 44% आय बढ़कर आई है 86 करोड़ से 124 करोड़। कामकाजी मुनाफा 53% बढ़ा है 7 करोड़ से 11 करोड़। मार्जिन 8.5% से 9% पहुंचे और मुनाफा 1.5 करोड़ से 3.5 करोड़, यानी कि लगभग 130%। हमारा एसआईपी स्टॉक भी रह चुका है। अच्छे नतीजे कंपनी ने पेश किए साल दर साल। चार्ट देखिए, अगर आज बाजार की कमजोरी के साथ खुले तो क्या कुछ खरीदना चाहिए, यदि हाँ तो कहां? अनिल जी, पिछले 10 से 15 दिनों में ये स्टॉक ने ऊपरी लेवल से गिरावट दिखा दी है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो नतीजों का इंपैक्ट है वो पॉजिटिव साइड देखने को मिलेगा और लोअर लेवल्स पे इसके अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। थोड़ा भी कोई गिरावट आता है 4-5 रुपए का यहां से प्रेजेंट लेवल से, तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का जो नीचे में मल्टीपल सपोर्ट है 65 रुपए से लेकर 66 रुपए 66 के आसपास है। 70 के या 72 के आसपास तक आरपीपी इंफ्रा अगर नीचे में आता है तो इसमें खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। और ऊपर में जैसे 80 रुपए का लेवल तोड़ेगा और उसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलेगी, तो फिर उसके बाद आरपीपी इंफ्रा के अंदर आने वाले समय में 90 रुपए से लेकर 92 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं और डिप्स में खरीदारी करें। सिटी साहब, जोमेटो पर आपसे राय लेना चाहूंगा। खबर आई है कि ग्रोफर्स में इन्होंने कुछ और हिस्सेदारी खरीदी है, 9% हिस्सेदारी ग्रोफर्स में खरीदी है। और एक और कंपनी है हैंड्स ऑन ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, वहां पर पूरा एक्विजिशन कर लिया है। करीबन 518 करोड़ तो ग्रोफर्स में और 222 करोड़ इन्होंने डाले हैं हैंड्स ऑन में। अभी जो पब्लिक इश्यू के पैसे आए हैं वो उससे फायदा हुआ है, इनको खरीदना भी था, उसमें पैसा लगाया है। 135 रुपए के आसपास बंद हुआ है, कमजोर बाजार में भी मजबूती के साथ। क्या राय रखते हैं आप इस वक्त? देखिए अनिल जी, इस तरह के स्टॉक को ट्रेडिशनल पैमाने पे वैल्यू करना तो बहुत ही मुश्किल है। एक लॉस मेकिंग कंपनी है, बट एक जबरदस्त रिस्पांस मिला। और बाकी जो न्यू एज बिजनेसेस है उनमें बड़े निवेशकों का, एफआईआईज का, पी फंड्स का और एचएनआई इन्वेस्टर्स सबका आजकल काफी इंटरेस्ट है और इन्होंने रिटर्न्स भी बना के दिए हैं। तो मुझे लगता है ये जो खबरें आई है ये भी पॉजिटिवली लेना चाहिए। आज के बाजार पे तो हो सकता है इसमें भी गिरावट आए, बट मुझे लगता है अगर किसी ने इसमें निवेश किया हुआ तो उनको तो बिल्कुल बने रहना है। बाकी एक अच्छी खासी गिरावट आवे, ये स्टॉक भी अगर 120-25 के लेवल पे मिले तो मुझे लगता है खरीदारी भी की जा सकती है स्टॉक। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई जोमेटो पर। थोड़ा नीचे मिले तो खरीदारी करें इस वक्त।